जी तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो आर्टिकल्स पिछले दिनों में पढ़े थे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने देखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हमने एंगुलर मोमेंटम को देखा था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा। तो आज मैं आपको ज़रा क्विकली रिव्यू दे देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है। इन सब का आज एक ब्रीफली रिव्यू देख लेते हैं कि ये चीज़ें हैं तो हम इनको कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्चुअल ये मेजर ऑफ ऑपोजिशन होती है। मतलब मैस जिस तरह के लीनियर मोशन के अंदर क्या करता था, ऑपोजिशन करता था अगेंस्ट चेंज इन स्टेट। वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती थी या यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती थी। तो मैस रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट होती थी उसमें चेंज के खिलाफ कुछ ना कुछ मज़ाहमत करता था। वो मज़ाहमत जिसको हम इनर्शिया बोलते थे, तो मैस लीनियर मोशन में इनर्शिया डिटरमिन करता था। वही ऑपोजिशन अगर एंगुलर मोशन में हो रही है तो उस ऑपोजिशन को हम क्या नाम दे देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि इन एक्चुअल ये है क्या चीज़, ये ऑपोजिशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑपोजिशन है इन एंगुलर मोशन। तो पहली चीज़ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो कि ये है क्या चीज़। ये मेजर है ऑफ ऑपोजिशन इन एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन में जो बॉडी को ऑपोजिशन मिलनी है उसकी मेजर क्या कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of inertia। मैंने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इस चीज का मतलब अगर इसके मैं यूनिट्स लिखना चाहूंगा तो यूनिट्स क्या बनेंगे, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, आर इन एक्चुअल डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी, इसकी डायमेंशंस देखें, किलोग्राम मैस का यूनिट है तो मैस की डायमेंशन कैपिटल एम, मीटर लेंथ का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एल, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया और इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसकी डिपेंडेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर वन इसको हम बोलते हैं मैस के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर टू ये है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपके पास वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। दो फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर पढ़ रहे हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस वजह से पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो इस तरह से आना है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत बताओ या इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। तो हम कैसे इसकी सिग्निफिकेंस को बता सकते हैं, हम इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने ऊपर ही बता दिया था कि इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन इन एंगुलर मोशन।
तो इस चीज का मतलब मैस भी तो यही काम करता था लेकिन वो लीनियर मोशन में था, तो इसकी सिग्निफिकेंस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन, के जो रोल मैस लीनियर मोशन में प्ले करता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल कहाँ पे प्ले करता है, एंगुलर मोशन में प्ले करता है। तो ये आपने इसकी सिग्निफिकेंस भी लिखनी है, तो ये आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है इसकी, तो क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia plays same role in angular motion as mass in लीनियर मोशन, के जो रोल मैस प्ले करता है ऑपोजिशन का वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। बस डिफरेंस क्या है कि मैस का ताल्लुक लीनियर मोशन के साथ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन के साथ है। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है। अब क्या चीज है एंगुलर मोमेंटम, अगर इसको हम डिस्कस करना चाहें तो आप लोगों ने याद रखना है, जब बॉडी किसी रेफरेंस एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है तो उसका जो चेंज इन स्टेट होता है, इसको कह लें कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन जब बॉडी का होता है अबाउट ए फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस, अगेन change in angular position of a body about a fixed reference axis is called angular momentum। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, angular momentum। इन एक्चुअल ये क्या है, it is the cross product of perpendicular distance from the axis of rotation and linear momentum। कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं L इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का और मोमेंटम का। इस चीज का मतलब एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन करना चाहे तो सपोज करें आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, इसको मैंने एक सेंटर पॉइंट के साथ पिवट किया हुआ है और ये पिवट O है और ये बॉडी इस तरह सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है। अब मुझे पता है ओवरऑल मोशन इस कंप्लीट की होगी रोटेशनल और इस मैस की होगी सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे उसका क्या लाई करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करेगा, ये उसका क्या आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इन एक्चुअल ऐसा है नहीं जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इन एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस पॉइंट में से पास कर रहा है ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट ओ में से क्या करता है, पास करता है, बॉडी ऐसे मूव करती है इसके गिर्द, बॉडी ने कैसे मूव करना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करना होता है, डन हो गया। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ये तो चीज हो गई आर। अब मुझे पता है इस बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो लॉन्ग दी टेंजेंट है, वो इधर होएगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, मोमेंटम लेते हैं। तो नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले तो मुझे आर और पी के दरमियान एंगल चाहिए, और जब भी वेक्टर्स के दरमियान एंगल मेजर किया जाता है ना वो एंगल होता है बिटवीन देयर टेल्स। तो इन दोनों की टेल्स को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ये देखिए मैंने इनकी टेल्स को ज्वाइन कर दिया। अब जस्ट टेल्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने आर को आगे यूज कर लिया कि ये आपके पास क्या है, आर है, ये एंगल इनके दरमियान क्या बनेगा, थीटा। अब करना क्या है, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं इन द डायरेक्शन पी, तो ये आर से प्रोजेक्शन पी के ऊपर डायल की, तो ये जो थीटा के सामने बनेगा ये क्या बनेगा, आर ऑफ साइन थीटा। अब बुक ने इसको ऐसे एक्सपेंड नहीं किया, बुक कहती है इस पी को पीछे एक्सपेंड कर दे, ये पी कहाँ पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, जो एंगल थीटा इधर है वही एंगल कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा। यहां से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये जो बनेगा कंपोनेंट ये आर ऑफ साइन थीटा बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा L इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा इंटू पी एन हेड, ये बन जाएगा आर पी साइन थीटा एन हेड। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एन हेड,
एन हैट आपके पास क्या है, डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन किस तरफ होती है, ये फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल, और ये होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी और राइट हैंड रूल से हम डिटरमिन करते हैं, जिस तरह कि हमने राइट हैंड रूल पहले किया हुआ है। अब हमारा कंसर्न कहीं भी इसकी वेक्टर फॉर्म से नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, या इसकी जगह लिख सकते हैं कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड ओनली, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू होता है एम वी के इक्वल, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर पी की जगह एम वी साइन ऑफ थीटा, तो फॉर्मूला आ गया एम वी आर साइन ऑफ थीटा। अब अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना पड़ सकता है, ये वाली कंडीशन है, तो सर्कुलर ट्रैक पे ये बॉडी का क्या होता है, आर होता है, और पी उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल 90 आ गया। हमें पता है एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हो जाती है 1 के, तो एल किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एल इक्वल आ जाएगा एम वी आर के, एल किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एम वी आर के। तो आपने ये याद रखना है कि एल इज इक्वल टू एम वी आर, या अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आता है, शो दैट एल इज इक्वल टू एम वी आर, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आर क्रॉस पी से शुरू होना है, ये कैसे आया, यहाँ से इसको रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कंसीडर की आर पी साइन थीटा, पी की वैल्यू है एम वी, सर्कुलर केस के लिए इन दोनों में 90 का एंगल होता है, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एम वी आर आ जाता है। तो आपने इसको इस तरह कैरी आउट करना है, ये आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ हमें पता है ये जो v है, वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर होती है v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा के, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एज v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा। अच्छा, अगर v आर ओमेगा के इक्विवेलेंट है, तो फिर इस चीज़ का मतलब ये है कि इसकी जगह मैं आर ओमेगा पुट कर सकता हूँ, तो L क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू एम, V की जगह क्या आएगा आर ओमेगा, और R पहले से मौजूद था, तो ये बन जाएगा एम आर इंटू आर, आर स्क्र, और क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, L इज इक्वल टू एम आर स्क्र ओमेगा, ये भी हमने पिछले आर्टिकल्स में किया हुआ था। अब अगर हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, अब रिजिड बॉडी क्या होती है, एक रिजिड बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर जो मैस कंसंट्रेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है, मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर मैस डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा वेरी करती है रिजिड बॉडी में। एक रिजिड बॉडी फॉर रिजिड बॉडी, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी की हैं, मैं रिजिड बॉडी को ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने आपको फ्री हैंड डायग्राम बना के सिखाई थी। ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ, इसको ओ कह लें, R1 डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ पे एक मैस कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं, एक डिस्टेंस R2 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक मैस कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं, एक डिस्टेंस ये ले लेते हैं R3 यहाँ पे एक मैस कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं, एक डिस्टेंस R4 ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब इस पूरी बॉडी को n नंबर ऑफ पैचेस में हमने डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे मैस कंसंट्रेशन M1 M2 M3 M4 और ये टोटल Mn हो जाएंगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसका मतलब हर मैस कंसंट्रेशन के लिए, हर मैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे अलग अलग निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो कैसे आएगा, L1 का आंसर आएगा M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा 1, L2 का आंसर आएगा M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा 2, L3 का आंसर आएगा M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा 3 अप टू सो ऑन। फाइनल पैच nth का, nth पैच के लिए आएगा Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा n। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट तो है कि मैंने टोटल मोमेंटम फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंटम कैसे फाइंड करूंगा, इन सब पैचेस के मोमेंटम्स को एड अप कर देंगे। देखिए कैसे आएगा, L टोटल आ जाएगा L1
प्लस L2 प्लस L3 अप टू nth पैच ऐड करेंगे, क्या आएगा भला? पहले के लिए आएगा m1 r1 का स्केयर ओमेगा 1, दूसरे के लिए आएगा m2 r2 का स्केयर ओमेगा 2। एक सेंट्रल पैच में जर्नल ले लेता हूँ mi ri का स्केयर ओमेगा i, और अप टू आएगा mn, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनल आर एन का स्केयर और ओमेगा एन। अब मुझे पता है एक रिजिड बॉडी जब रोटेट कर रही होती है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी उसकी और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहता है, मतलब ओमेगा तो थ्रू आउट सेम रहेगा। इस चीज़ का मतलब ओमेगा 1 इक्वल्स ओमेगा 2 इक्वल्स ओमेगा आई इक्वल्स ओमेगा एन, और ये बराबर होगा ओमेगा के। ओमेगा मतलब सब में से कॉमन आ गया, तो फार्मूला क्या बनेगा देखते हैं ज़रा। जब ओमेगा को हम कॉमन लेते हैं तो ओमेगा को कॉमन लेने से फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू m1 r1 का स्केयर प्लस m2 r2 का स्केयर प्लस mi ri का स्केयर अप टू mn rn का स्केयर, और बाहर क्या आ जाएगा ओमेगा। ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। ये फार्मूला आपके पास इस तरह आएगा, इसको मैं जरा विजिबल करवा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फार्मूला कैसे है। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से मुझे पता है कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू को एडअप करूँ तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर पता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आएगा, लेकिन इसको कैसे लेके चलना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको सम अप करता हूँ। अब सेगमेशन के लिए मैं एक जर्नल वैल्यू जो मैंने इसको सपोज की थी एम आई आर आई का स्क्वायर लिखता हूँ और ओमेगा बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आई की वैल्यू ने अपडेट होना है, आई इज इक्वल टू कहाँ से 1 से फाइनल वैल्यू तक जाना है n तक। अब इस चीज को समझेंगे मैंने लिखा कैसे है। आप i की जगह कोई भी वैल्यू लिख सकते थे, आप एम आर का स्क्वायर लिखते थे, आप एम ए लिख सकते थे, कोई भी वर्ड यूज कर सकते थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट डिफरेंस क्या है, ये चीज बताती क्या है, वो कहती है कि आपने i की वैल्यू को अपडेट करना है। पहले i की वैल्यू 1 आएगी, फिर i की वैल्यू 2 आएगी, आंसर आएगा, मतलब m1 r1 का स्क्वायर का आंसर आएगा, m2 r2 का स्क्वायर का आंसर है, m3 r3 के स्क्वायर का आंसर, m4 r4 के स्क्वायर का आंसर, और ये आंसर n तक लेके जाना है, ये फाइनल वैल्यू तक बताता है। जब इनके आंसर आ जाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगानी है आपने, सिग्मेशन लगा देनी है, मतलब उन सब आंसर्स को ऐड कर देना है। आपको किस चीज का आंसर मिल जाएगा, आई का आंसर मिल जाएगा। दूसरा, ये वाली वैल्यू अगर मेरे पास 4 वैल्यूज होती तो n की जगह क्या आता, 4 आता। मेरे पास 10 वैल्यूज होती तो n की वैल्यूज 10 होता। फॉर एग्जांपल मुझे कहता है आप 5वीं से 10वीं वैल्यू को ऐड करें, तो मैं कहता i इज इक्वल टू 5 टू i इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 तक जाता। i 5 से ऊपर 10 लिख देता, वहां तक वैल्यू जाती है। तो इस चीज का आंसर मेरे पास क्या आ गया, फिर इस चीज का मेरे पास आंसर आ गया i, और ओमेगा वैसे ही मौजूद था। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर हो गई बात। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फाइनल आर्टिकल जो हमने कल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ आपको क्लियर होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जब किसी जिस्म पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती तो जो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। या एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो बॉडीज कोलाइड करती हैं आपस में, उनका जो इनिशियल मोमेंटम होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि मोमेंटम ने उनके क्या रहना है, कंजर्व रहना है। वो था लीनियर के लिए। अब हम रोटेशन के अंदर आ गए, तो हमने पढ़ा था टॉर्क इज द रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हम रोटेशनल मोशन में फोर्स नहीं कहेंगे, वहां पे हम कहते थे फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पे हम कहेंगे टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा किसी बॉडी के ऊपर। और वहां पे हम कहते थे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं क्या कहूंगा इसकी स्टेटमेंट में, क्योंकि लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप लोग, मैं स्टेटमेंट में ये लिखूंगा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क
एक्ट्स ऑन ए बॉडी, बल्कि यहां पे हम कहेंगे एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, क्योंकि हम सिस्टम के लिए बात करते हैं, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system remains constant। तब सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस चीज का मतलब ये हुआ कि जो टोटल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन, ऐड करते जाए, इक्वल्स क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। वो इक्वल किस चीज के आ जाएगा? कांस्टेंट की। अच्छा, अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम की, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसपे एक्सटर्नल कोई एजेंसी एक्ट नहीं कर रही, वो टॉर्क है या फोर्स है। उसके लिए आपके पास आपने याद रखना है जो I1 है और ओमेगा 1 है, ये बराबर होगा किस चीज के? I2 ओमेगा 2 के। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, दैट इज इक्वल टू I ओमेगा, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ये I ओमेगा मुझे क्या बताता है? I ओमेगा मुझे ये बताता है कि ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इस चीज का मतलब क्या हुआ? कहता है कि जब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। कहाँ पे इसका यूज होता है? कल मैंने आपको कहा था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, व्हाई डज ए डाइवर चेंजेस हिज बाय हर, कुछ भी हो सकता है, बॉडी पोजिशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल, कि वो पूल में डाइव करने से पहले और बाद में अपनी बॉडी पोजीशंस को चेंज क्यों करता है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन आप लोगों ने समझनी है कि ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी बॉडी पोजीशंस को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, आप लोगों ने इस पर गौर करना है। देखिए, दो पोजीशंस उसकी हैं। नंबर वन, स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को वो क्या करता है? स्ट्रेच कर देता है, फुली स्ट्रेच करता है, मतलब अपनी बॉडी को उसने फुल ऐसे स्ट्रेच कर लेना। जब वो बॉडी को फुल स्ट्रेच करता है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। हमने पढ़ा हुआ है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जैसे ये R इंक्रीज हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। I के इंक्रीज, R के इंक्रीज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, ये फार्मूला मुझे ये बताता है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज होगी। अब सेकंड केस में क्या होता है? वो क्लोज्ड पोजीशन में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं वो इनटू टक पोजीशन चला गया। क्लोज्ड में या टक पोजीशन में खुद को फुल क्लोज कर लेता है, टक पोजीशन में चला जाता है। उसमें क्या होता है? उसका जो जो आर है, अब ये आर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। आर के डिक्रीज करते ही उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिक्रीज करते ही एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी के इंक्रीज होने का मतलब कि पहले उसने एक दफा चक्कर काटना था, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या? इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है? नंबर वन, पहला काम तो ये हुआ कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम था
वो कंजर्व रहा। एक तो उसने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, देखें इस तरह, इसको देखते हैं। पहले केस में आई ज्यादा था, ये कम हो गई। दूसरे में आई कम हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये कंजर्व रह गया, ये कांस्टेंट रह गया। हमने ये कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरा, उसको एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड थी, वो ज्यादा चक्कर घूमता हुआ आगे जाता, ज्यादा टर्न्स लेता, उससे उसको क्या मिला, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इसको हम बोलते हैं, उसको सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स मिल गए। टू गेट एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स, समर सॉल्ट सिंपली उसको एक्स्ट्रा एज मिल गया, एडवांटेज मिल गया, अपनी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। आपने जिम्नास्टिक्स में देखा होगा, जो लोग जिम्नास्टिक को परफॉर्म कर रहे थे, जो परफॉर्मर होता है, एक लड़की है और वो एक डिस्क के ऊपर मूव कर रही है, व्हील के ऊपर मूव कर रही है। वो क्या करती है, अपनी बाजुओं को दोनों को ओपन कर देती है। जब वो बाजुओं को अपने को ओपन करती है तो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। जैसे ही आर इंक्रीज हुआ, वो व्हील की जो रोटेशन होती है वो फास्ट हो जाती है, वो तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। अब उसने व्हील को स्लो डाउन करवाना है जिसमें वो रोटेट कर रही है, तो उसके लिए अपने बाजुओं को दोबारा से वो क्या कर लेती है, खुद को क्लोज करती है। वो जैसे ही खुद को क्लोज कर देती है, क्लोज करते ही उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम आता क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही उसका परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हुआ, व्हील क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो ये आपके पास एक डाइवर के लिए, एक जिम्नास्टिक परफॉर्मर के लिए आपके पास क्या होता है, ये एक उस ट्रिक को यूज करते हैं। आपके बुक में भी सेम इसी तरह एक फिगर बनी हुई है। उसने एक पर्सन ने अपनी बाजुओं को स्ट्रेच किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, उस केस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, और जैसे ही वो उसको क्लोज पोजीशन में लेके आता है, ऐसे लेके आ जाता है, अपनी बाजुओं को क्लोज कर देता है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सिंपली अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, देखें दोबारा, जब उसने एंगुलर वेलोसिटी को अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जैसे उसने बाजुओं को स्ट्रेच किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जिसमें मैंने कहा कि व्हील को रोटेट कर रहा होती है वो परफॉर्मर, तो अपने बाजुओं को ओपन करती है। ओपन तब करती है जब उसको क्या चाहिए, कम स्पीड चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी उसको कम चाहिए व्हील। और जब स्लो डाउन करना है, ये तो हो गया स्लो डाउन के लिए, और जब फास्ट करना है तो अपने बाजुओं को क्लोज करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। अब इस केस में उसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई है। जैसे ही बाजुओं को उसने ओपन करना है, बाजुओं को ओपन किया, एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, इस चीज का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो व्हील क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो व्हील को स्लो डाउन करने के लिए बाजुओं को ओपन कर देना है, और उसको फास्ट मूव करवाने के लिए बाजुओं को क्लोज कर देना है। सेम आपकी बुक में जो फिगर बनी है उसका भी कंसेप्ट यही है कि जब वो बाजुओं को ओपन करता है तो स्लो डाउन हो जाता है, और बाजुओं को क्लोज करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप कि ये बेसिक इसका जो यूज है वो आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि हम इसको कैसे करते हैं। ये डाइवर वाला और वो जिम्नास्टिक परफॉर्मर वाला, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हद तक इन चीज़ों को लर्न आउट करें। हमारी तरफ से फुल एफर्ट है कि आपको एक पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैक्सिमम हद तक सिखाने की कोशिश कर दी जाए, आपका किसी किस्म का लॉस ना हो। और बाकी हमें आप लोगों पे यकीन है, एफर्ट करने वाले हो आप लोग, मेहनत करते हो, और अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो इंशाल्लाह यही 45 डेज जो कि लॉकडाउन के हैं, जैसे इंक्रीज होता है खुदा ना खास्ता, तो आप में और टॉपर में इन्हीं डेज ने डिफरेंस क्रिएट करना है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।